अनएम्प्लॉयमेंट द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द एरा एंड गवर्नमेंट जॉब्स आर द अल्टीमेट सॉल्यूशन। इस बार पूरे 2 साल बाद यूपीएससी ईपीएफओ ने 577 वैकेंसीज अनाउंस की हैं, which includes few posts of grade A, which has been announced after 8 years. This is a very great opportunity और I hope आप सब ने अभी तक फॉर्म्स भर दिए हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। Now the biggest problem with this job is that relevant study material is not available. And for this sake, we have brought 4 booklets, which includes the major section of UPSC EPFO exams, that is accounting, industrial relation, audit and insurance, and labor laws. And these books has been prepared by industry experts who has been working in this area for a long period. Invest in your future by investing in your knowledge. Order your UPSC EPFO guidebooks and take the first step towards the success. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौस्तुभ मणि पाठक। मेरा चयन यूपी पीसीएस 2022 की परीक्षा में बीडीओ के पद पे हुआ है, जिसमें मेरी पहली रैंक है। और इस समय मैं वर्तमान में वाराणसी में सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ, जिससे मेरा चयन पीसीएस 2020 की परीक्षा में हुआ। जिस एग्ज़ाम से मेरा चयन हुआ है, पीसीएस की परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो इसके मुख्यतः 3 चरण होते हैं। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और थर्ड होता है इसका इंटरव्यू। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं मुख्यतः। पहला पेपर होता है जीएस का, दूसरा होता है सीसेट। जीएस के आधार पे आपकी मेरिट बनती है, जिसके आधार पे आपको सिलेक्शन मिलता है, क्वालिफाई आप होते हैं। और जो सीसेट होता है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग होता है। जीएस में आपको मेनली वो सारे सेक्टर्स कुछ होता है, वो उसमें इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सारे सेक्टर से सवाल आते हैं, सारे क्षेत्रों से सवाल आते हैं। और आपको सारी चीज़ों के लिए चाहे कोई भी एक सोर्स को आप रिलाई कर सकते हैं जीएस के लिए। और अगर हम सीसेट की बात करें तो सीसेट क्वालिफाइंग है, उसमें बेसिकली हमें केवल उसको क्वालिफाई उस पेपर को करना होता है। उसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड सवाल आते हैं। अगर इन चीज़ों का अगर हम प्रीवियस ईयर सवालों को हल करें तो इसको हम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें अभी तक 4 पेपर जीएस के होते थे, 2 पेपर आपके ऑप्शनल के होंगे, एक हिंदी और एक एसए का पेपर होता है। और अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू 100 अंकों का होता है। और अगर मेरी बात की जाए, मैंने कहाँ से किन सोर्सेज को रिलाई किया है, मैंने किन किताबों को पढ़ा है, तो प्रीलिम्स के लिए चाहे जो भी, अगर आप पॉलिटी की बात करें, आप ज्योग्राफी की बात करें, आप साइंस की बात करें, चाहे आप इकोनॉमिक्स की बात करें, हर सेक्टर्स के लिए, हर जीएस के विषय के लिए मैंने किसी भी एक बुक का चयन किया है। वो आप भी कर सकते हैं। जो मेरी किताबें अगर मेरी बुक लिस्ट की अगर आप बात करें तो पॉलिटी के लिए जैसा सभी छात्र पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत, वो मैंने ही पढ़ा है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने बिपिन चंद्रा का सहारा लिया था। मिडिल हिस्ट्री के लिए चूँकि आप किसी से भी ऐसे यार बेसिक आप पढ़े ना पढ़ें कहीं से, लेकिन आप चाहें तो एनसीईआरटीज़ की भी सहायता ले सकते हैं। और अगर आप एंशिएंट की बात करें तो रामसर शर्मा को मैंने पढ़ा था। और अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो मैंने स्पेक्ट्रम का सहारा लिया था। दृष्टि क्विक बुक भी आप पढ़ सकते हैं साइंस के लिए। और ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी 11th-12th की पढ़ी थी। और सीसेट की बात करूं मैं तो मैंने कोई अलग से इसके लिए कोई विशेष तैयारी नहीं की थी। मैंने प्रीवियस ईयर के सवालों को मैंने जो हल किया था उन्हीं के आधार पे सीसेट मेरा क्वालिफाई हो जाता था। आप भी अगर चाहें तो प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं, कम से कम 7-8 साल के पेपर को आप सीसेट के उठाएं और आप उनके सवालों को हल करें तो सीसेट में मुझे नहीं लगता कोई आपको दिक्कत हो जाएगी। और रही बात जीएस के जो भी सिलेबस के, आप पहले उठा के आप देख लीजिए कि क्या क्या सिलेबस के पार्ट हैं, उसी के हिसाब से आप भी कोई भी आप एक किताबों का चयन कर सकते हैं। ज़्यादा रिसोर्सेज के बजाय एक किताब आप पढ़ें एक विषय से रिलेटेड। जो आप प्रीलिम्स के लिए जिन किताबों का सहारा ले रहे हैं उनका आप उपयोग मेंस में भी कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप प्रीलिम्स से पहले 3-4 महीने पहले आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो जीएस का, तो वो प्रीलिम्स मेंस दोनों को आप ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें। इसीलिए चूँकि मैंने प्रीलिम्स के लिए विशेष अलग से कोई तैयारी नहीं की थी, मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ तैयारी करता था उनको। और घटना चक्र, इसमें चाहे आप किसी भी सेक्शन के लिए, चाहे जैसे मेनली आप पीसीएस, चूँकि स्टैटिक पोर्शन होता है, आप प्रीलिम्स में अगर आप देखें तो उसमें फैक्ट्स ज़्यादा आते हैं, तो आप चाहें तो आप घटना चक्र का सहारा ले सकते हैं। तो घटना चक्र में मैंने हिस्ट्री पूर्वावलोकन मैंने पढ़ा था और मैंने साइंस का भी पूर्वावलोकन का मैंने सहारा लिया था। तो इसके सवाल चूँकि ज़्यादा आते हैं तो आप चाहें तो इसका सहारा ले सकते हैं।
और अगर रही बात मेंस की, तो मेंस में आप यही सेम जो किताबें हैं आप इनको मेंस के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं चारों जीएस के लिए। अगर एथिक्स की बात की जाए चौथे पेपर के लिए, एथिक्स के लिए, तो एथिक्स के लिए मैंने दृष्टि के जो नोट्स थे एथिक्स के मैंने उससे पढ़ा था। और हिंदी की अगर बात की जाए तो हिंदी के लिए मैंने पीएन पांडे की किताब पढ़ी थी। आप भी कोई भी किताब एक जिसमें आपके सिलेबस की चीज़ें सारी आ जाती हैं उसको आप लेके पढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर आप एसे की जहाँ तक बात आ रही, एसे के लिए मैंने कोई विशेष किताब का सहारा नहीं लिया था, लेकिन ये है कि जो प्रीवियस ईयर जितने एसेस पूछे गए थे मैंने उन पर उनके जो भूमिका होती है उनको मैंने बार बार लिखने की कोशिश की थी कि एक बेहतर भूमिका तैयार की जा सके। और इसके भूमिका और कंक्लूजन पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था। बॉडी पार्ट्स में क्या है कि इसको आपको सदैव ध्यान रखना है कि इसके मल्टी डायमेंशन बनाने हैं। चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आप उसके कई डायमेंशन पे जब बात करेंगे तो इसे में आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। और चूँकि मेरा ऑप्शनल फ़िलासफ़ी था तो इसलिए फ़िलासफ़ी के लिए मैंने अपनी जो नोट्स थी जो मैंने खुद बनाया था, और जो मेरी कुछ किताबें थी, चूँकि मैं मास्टर फ़िलासफ़ी से रहा हूँ तो जो मेरी किताबें थी मैं उन किताबों का सहारा लिया था। और रही बात अगर तीसरे चढ़ के हम एग्ज़ाम की बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के लिए कोई विशेष आप किताब का सहारा नहीं ले सकते। आपको इतने दिन तक जो आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको काम आएंगी उसमें। तो आपको अपनी जो चीज़ें जो भी अभी तक आपने पढ़ी उसको बस आप बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकें। जो सोसाइटी में अभी जो चल रहा होता है, इंटरव्यू जब आप दे रहे हो उस समय सोसाइटी में आपके चल रहा हो, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें चल रही हो, आप उनको देखकर आप उन्हीं से रिलेटेड मेनली सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप बात की जाए तो पहले इंटरव्यू के लिए मैंने कोई विशेष तैयारी अलग से नहीं की थी। हाँ, मॉक मैंने ज़रूर दिए थे, आप भी मॉक दे सकते हैं। मल्टीपल रिवीजन चाहे करंट का हो चाहे जीएस का, उसको बार बार करें, आप बार बार रिवीजन करें चीज़ों को। नई चीज़ें पढ़ने के बजाय आप रिवीजन करें बेहतर तरीके से, तो आपको बेहतर सफलता मिल सकती है। और अब आपका एग्ज़ाम है तो आप करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। सीसेट के आप सवालों को अभी से हल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे, मैंने कई अपने दोस्तों को देखा है कि जीएस में पास हो जाते हैं अच्छे अंकों से, लेकिन वो सीसेट ही क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ऐसी आपके साथ कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अभी से आप प्रीवियस ईयर सीसेट के सवाल लगाना शुरू कर दें। और रही बात जीएस की, तो आप जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। हाँ, चूँकि करंट का पोर्शन अब पीसीएस में बढ़ा है अच्छा खासा, तो आप इस पर भी ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जब भी, चूँकि मैं जब डिमोटिवेट होता था तो मैंने अपने सदैव ऐसा खुद के ऊपर भरोसा बनाए रखता था कि नहीं, अगर असफलता होगी तो कोई बात नहीं, फिर से लड़ा जाएगा, फिर से मजबूत हो जाएगा। एक शेर चूँकि मैंने पढ़ा था कि न एक जीत उम्र भर ठहरती, न एक हार से किस्सा तमाम हो जाता है। तो अगर असफलता आपको भी मिले तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए कि ये कोई अंतिम परीक्षा नहीं थी। आप फिर से अपने आप को, जो भी आपको कमी आप एनालाइज करिए, और जो आपको लगे कि यहाँ कमी है इस चीज़ को आप फिर से बेहतर करिए, उस पर काम करिए। लेकिन जब भी आप अपना आकलन करें, ईमानदारी पूर्वक अपना आकलन करें। एक सबसे बड़ा प्रश्न जो बच्चों के साथ रहता है, जैसे जो नौकरी कर रहे होते हैं, तो उनके साथ नौकरी के साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। क्योंकि मैं भी नौकरी कर रहा था तो इसके साथ टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसके लिए क्या मैं करता था कि मैं सुबह शाम में मैं पढ़ाई करता था, चाहे मुझे जितना भी समय मिल पाए। सुबह में अगर उठ गया तो उस समय फ्रेशनेस रहती है, तो आप 2-3 घंटे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। शाम के समय में भी अगर आप ऑफिस से गए तो आप चाहें खा पी के, तो आप आराम से 2-3 घंटे निकाल के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। चूँकि आप 5-6 घंटे पर अगर आप रेगुलर टाइम दे रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके साथ होता है, कई बार बच्चों के साथ का प्रश्न होता है सोशल मीडिया के साथ कैसा होना चाहिए, इंटरनेट का सहारा कितना लेना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सोशल मीडिया का हम उतना ही सहारा लें जितना मेरा नुकसान ना करने पाए। क्योंकि आप जब प्रिपरेशन में होते हैं तो आप इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा समय देने से बचें। इंटरनेट हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो इंटरनेट अगर आप मटेरियल के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। कभी कभी मनोरंजन के लिए भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति रोबोट नहीं होता, तो उसको मनोरंजन के लिए आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। बाकी आप मटेरियल के लिए, चूँकि आप कंटेंट अगर आप बेहतर ढूंढ रहे हो तो आप उसके लिए आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि दोस्तों का आप एक अच्छे दोस्त होने चाहिए आपके जीवन में। बिना दोस्तों के आप इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी को आप पार नहीं कर सकते। आपका कोई दोस्त, आपका कोई मित्र, आपका कोई भाई बहन, माता पिता, कोई घर का कोई सदस्य हो, चाहे बाहरी कोई व्यक्ति हो, कोई मित्र हो, आपका एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके साथ आप हंसी खुशी के बातें कर सकें, बेहतर खुल के बातें कर सकें, वो आपका बेहतर मूल्यांकन करता हो। वैसे व्यक्तियों का साथ रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मित्रों के साथ भी रहें, बेहतर पढ़ाई करें, पूरा समय दें, लेकिन अपने मन को खुश रखने के लिए भी कार्य करते रहें। एक और प्रश्न रहता है अभ्यर्थियों का मुख्यतः कि मेंस में आंसर राइटिंग की।
तो मैंने जो आंसर राइटिंग के लिए अपनी स्ट्रेटजी अपनाई थी, मेरा था कि ऐसे के लिए अगर मैं विशेष ध्यान देता था तो मैं बार बार लिखने की भूमिका मैं चूँकि बेहतर बनाने की कोशिश करता था। और मुझे लगता था कि भूमिका की शुरुआत आप ऐसी चीज़ों से करें जो व्यवहारिक हो, जो किसी व्यक्ति को बेहतर तरीके से समझे। चाहे आप लघु कथा शुरू कर सकते हैं, चाहे आप किसी पंक्ति से शुरू कर सकते हैं, चाहे आप ऐसी कोई चीज़ जो आप इसेंस को, जो आपके पूरे उस एसे के इसेंस को समझा सके। तो आप ऐसे के लिए मैं भी यही स्ट्रेटजी अपनाता था। जीएस के मैं सवालों को लिखने से पहले मैं इस बात का ध्यान रखता था कि अगर वो सवाल आया हुआ है कहीं वो बेसिक से है तो कहीं उससे रिलेटेड कोई करंट में मुद्दा तो नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका कहीं ना कहीं इससे पता चलता है, एग्जामिनर के मन में रहता है कि आप करंट की भी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो इसका मैं विशेष ख्याल रखता था कि आप कभी भी अगर आपको करंट की चीज़ें अगर उससे जुड़े तो आप उसे इंटरलिंक आप कर सकते हैं। और इसका एक आपको आंसर का एक पैटर्न होता है, आप इसका आप ध्यान रख सकते हैं। जो मैंने पैटर्न का ध्यान रखा था, मैंने अपने आंसर को शुरुआत में मैं उसके बारे में आप बताता था, उसके बाद मैं उसके डायमेंशन को छूता था, उसके बाद मैं उसके रेलेवेंस पर बात करता था कि ये जो क्वेश्चन है क्या इसकी रेलेवेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है। और अगर इवैल्यूएशन पूछा है तो आप इवैल्यूएशन पे आप ध्यान देते हुए आप आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। आप ये बात जरूर ध्यान रखिए कि जब भी आंसर राइटिंग करें तो आप प्रश्न की मांग को जरूर ध्यान दें। प्रश्न को आप जितना बेहतर तरीके से आप पढ़ेंगे, आप आंसर राइटिंग उतना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ी समस्या रहती है कि वो चूँकि प्रश्न कुछ और रहता है, कभी कभी हम उसकी मांग को न समझ के हम लिख ज़्यादा दे देते हैं और जो प्रश्न की मांग रहती है वो पूरा नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों से हमें बचना है। जितनी चीज़ें मांगती है उतनी चीज़ें हम लिखें। और हाँ, आंसर आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्रिस्प लिखें चीज़ें। और चूँकि डायग्राम और इसके मैप से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चों के सवाल होते हैं कि इसका कितना प्रयोग किया जाए, तो आप चाहें तो जितना वही है कि खाने में जैसे नमक का उपयोग होता है उसी हिसाब से जब ज़रूरत है प्रश्न में तो आप उसको ज़रूर लिखें, लेकिन इस तरीके से लिखें कि वो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो आपके आंसर में उसको आप हाईलाइट करना शुरू कर दें। इससे कहीं ना कहीं वो अच्छा प्रभाव पड़ता है। और इसके इतर मैंने कोई विशेष उपाय नहीं अपनाया था। बाकी अभी जो बच्चे प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उन बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप असफलता आप पाएंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं कभी भी। आपको सदैव लगे रहना है कि इस विश्वास के साथ कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी भाव के साथ मैं भी लगा रहता था। तो असफलता से आपको नहीं डरना, आपका ज़रूर होगा। और अपने आप एग्ज़ाम हॉल में इस हिसाब से अपने आप को केंद्रित किए रखिए कि आपको जो सवाल आ रहे हों आप उनको कभी भी ये ध्यान रखिए। कई बार बच्चों के साथ होता है कि उसका गलत विकल्प भर देते हैं आते हुए सवालों को। तो ऐसे मिस्टेक से हमें बचना है और उन सवालों को हमें उसका विकल्प गलत नहीं भरना है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो सवाल जो सारे बच्चे किए हुए हैं उन सवालों पर भी हमारी पकड़ बनी रहेगी और हमारा सवाल घट नहीं पाएगा। तो आप प्रीलिम्स में इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी भरोसा आप अपने ऊपर बनाए रखिए। ऑल द बेस्ट आप सारे बच्चों को। बाकी डीकेटी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक मंच दिया मुझे अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं।